A very good morning to all of you, my dear students. My name is Professor Ankit and welcome to Get It Done Education Consultants. और आज हम डिस्कस करेंगे कनाडा और कॉलेज के अंदर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. थोड़ा सा मैं पहले आपको ब्रीफ बता दूं कनाडा और कॉलेज के बारे में. कनाडा और कॉलेज 1967 में स्टार्ट हो गया था और अब इस कॉलेज में अराउंड 60 फुल टाइम एजुकेशनल क्वालिटी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. तो हर साल आप मान के चलो इस कॉलेज में से 1000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके निकलते हैं एंड अराउंड 40,000 एल्यूमिनाई ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड अच्छी कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं, नॉट ओनली इन कनाडा बट इन यूएस, इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज़. तो इस कॉलेज के अंदर सबसे अच्छी जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको एक साथ शेयर कर रहा हूँ. तो जो कनाडा और कॉलेज है वो काफ़ी ईजी कॉलेज के अंदर कंसिडर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस. जैसे अगर बात करेंगे कॉनेस्टोगा की या सैनिका की, वो वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, थोड़ी सी डिसिप्लिन ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे ये चीज़ आपको इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एकेडमिक्स में यानी कि 10+2 के अंदर 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उनको एडमिशन मिल जाएगा और वीज़ा भी मिल जाएगा. तो अगर आपकी स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ के अंदर गैप है तो वो गैप 2 साल से ज़्यादा ना हो और आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कंसिडरेशन हो जाएगा. और ग्रेजुएशन के लिए वो गैप 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पर एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि इस कॉलेज के अंदर आप कोई भी फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना सबमिट करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका गैप है जेन्युइनली उसको बता दें. इस रेंज में अगर आपका गैप आ रहा है तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उनमें मिनिमम आपको 50% चाहिए होते हैं पास होने के लिए. एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग, अगर स्टूडेंट्स का मैथ और इंग्लिश अच्छा है तो उनके लिए ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है. इशू लेटर आपको इस कॉलेज के अंदर अराउंड 4 वीक्स में मिल जाता है. चलो इसके बाद थोड़ा सा और मैं डिस्कस करता हूँ. इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम का नाम है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज़ द कोड 020335. कैंपस आपको कौन सा मिल सकता है? कॉलेज ड्राइव कैंपस या कॉमर्स कोर्ट कैंपस. ये 2 कैंपसेस अवेलेबल हैं. ड्यूरेशन इस प्रोग्राम की 2 साल है. SDS के थ्रू आपका ये केस लग सकता है, अप्लाई आप कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो एडमिशन के लिए आएगा वो मैं आगे बता रहा हूँ. क्रेडेंशियल्स आपको क्या मिलते हैं? ओंटारियो कॉलेज डिप्लोमा मिल जाएगा. अपकमिंग इनटेक है फॉल 2023 के अंदर. तो इसमें जो कॉलेज ड्राइव कैंपस है नॉर्थ बे का वो अवेलेबल है. तो अगर आपने कुछ कम्युनिकेट करना है रिलेटेड टू एडमिशन्स, इंटरनेशनल एडमिशन के लिए यानी कि इंडिया से, तो आप मार्जिया फर्गूसन से, ये जो प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं. ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो अवेलेबल, आप इनको ईमेल शूट कर सकते हैं. तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो मेन चीज़ है इसकी फ़ीस. तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग कैंपस के लिए इंटरनेशनल फ़ीस कंसिडर कर ली. तो 1 साल की अप्रॉक्सीमेटली 14,807.18 ये रहती है आपकी ट्यूशन फ़ीस. एंसिलरी फ़ीस जो रैंडम कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं अराउंड 1900 हमने मैक्सिमम लगा लिया. तो ऑल टुगेदर इट बिकम्स एक ईयर की फ़ीस है जो $16,760 है. एंड सिमिलरली दूसरे कैंपसेस में भी सेम ही फ़ीस है. तो पहले ईयर का और सेकंड ईयर का माइनर सा डिफरेंस है $100-200 का. तो आप समझ गए आपको अप्रॉक्सीमेटली $33,000 कैनेडियन डॉलर्स आपकी फ़ीस होगी, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए. एडमिशन के लिए आपकी 10+2 में इंग्लिश कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो, पर मेक श्योर कि आपके 55% से ज़्यादा ही हो मार्क्स. अच्छा केस अगर आप चाहते हो कि मेरा फर्स्ट टाइम में जल्दी मेरे को ऑफ़र लेटर मिल जाए तो मेक श्योर इट इज़ योर मार्क्स आर अबव 60%. इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए अच्छी. आइल्स में आपका मिनिमम ओवरऑल बैंड स्कोर 5.5 विद नो बैंड लेस दैन 5 इन एकेडमिक, रीडिंग 5 इन राइटिंग, 5 इन लिसनिंग एंड 5 इन स्पीकिंग. तो ये चीज़ आपको बहुत ही कॉमन है, आप सबको ऑलरेडी पता है. तो इसके बाद हम बात करेंगे इनके कोर्सेज़ की कि इस प्रोग्राम के अंदर आप कौन से कोर्सेज़ को स्टडी करोगे. तो 3 सेमेस्टर के अंदर ये डिवाइडेड है सारा काम. तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास रहते हैं 7 सब्जेक्ट्स, जिसमें आता है एडिटिंग 1, इंटरपर्सनल रिलेशंस, ऑफिस कॉमर्स, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन 1, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1, लीगल टर्मिनोलॉजी,
साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लिविंग। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लिविंग ये तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ आपको रीड करने के लिए कंटेंट दिया जाएगा, कुछ ई टेक्स्ट होंगे या कुछ वेब रिसोर्सेज, जनरल रिसोर्सेज होंगे, उसके बेस पे आपके क्वेश्चन एंड आंसर और टेस्ट होते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे मेन अच्छे सब्जेक्ट आ रहे हैं पहले सेमेस्टर में, जिनको हम कोर सब्जेक्ट बोलते हैं, वो है एडिटिंग 1, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एंड ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 मेन सब्जेक्ट हैं जिनका कोड OAD 116 OAD 123 है। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन 1, ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर इनका एडवांस्ड पार्ट भी नज़र आएगा, जो कि है कंप्यूटर डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन 2 एंड ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2। तो साथ साथ में आपको टर्मिनोलॉजी भी सिखाते हैं। जैसे पहले सेमेस्टर में आपके पास लीगल टर्मिनोलॉजी है, जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के साथ डीलिंग हो रही है, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ डील हो रही है, तो वहाँ पे कैसी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। सिमिलरली सेमेस्टर 2 के अंदर आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी सिखाई जाएगी, क्योंकि ये कोर्सेज कई बार हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कवर हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज होती है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के टूल यूज़ करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उनमें ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि है एडवांस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सभी टूल्स सिखाते हैं, और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, टिप्स, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि पाइवट टेबल कैसे यूज़ करना है, गोल सिक कैसे यूज़ करना है। तो ये एडवांस्ड फीचर हो गए। चार्ट वगैरह बनाना है, टेबल बनाना है, ये बेसिक चीज़ें, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये भी चीज़ें बेसिक हैं। एक और सब्जेक्ट आ जाता है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, डेटाबेस एप्लीकेशन, जिसमें आपको सिखाया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, रिकॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैसे होती है, उनके अंदर रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप होते हैं, एक टेबल को दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट करना है, एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डेटा एक्सेस करना है, कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एक इसमें आपको मिलेगा जनरल एजुकेशन इलेक्टिव, तो ये ऑनलाइन ही रहता है। इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया, आपको कॉलेज जाके अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका ऑनलाइन ही होगा। आपको घर बैठ के अपने कंप्यूटर पे स्टडी करना है और उसी पे आपको असाइनमेंट्स, टेस्ट जो भी होगा सारा वहीं पे सबमिट करना है। यू नीड नॉट अटेंड एनी काइंड ऑफ क्लास इन द कॉलेज एंड एवरीथिंग विल बी डन थ्रू योर कंप्यूटर। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेमेस्टर 3 के, जहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि आप इसके बाद प्लेसमेंट की ओर जाते हो, तो वहाँ पे वर्क पे प्लेस कम्युनिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आप जॉब करोगे वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, वर्बल है, ऑडियो है, जिसमें रिटन है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अकाउंटेंसी सिखाई जाती है, डेबिट्स, क्रेडिट्स, जर्नल्स, लेजर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे एंट्रीज होती हैं, कैसे अकाउंट्स को देखा जाता है, बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे तो ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन 3। तो ये आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर सेमेस्टर में ये ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड ऑफिस सिमुलेशन। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की बात की जाती है, उनके सारे टूल्स डिस्कस किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट हो गया, ऐसे टूल्स भी यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे वर्क फ्लोज क्रिएट किए जाते हैं, वो सारा कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद में मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग। तो अगर आपने कोई बिल काटने हैं तो उनके कैसे टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए मेडिकल की। जैसे उन्होंने कुछ बोल दिया, कुछ देयर इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जैसे कोई मास्क है, सर्जिकल ग्लव्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है। एंड सेकेंडली ये आ गया कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, तो ये आ गया। और लास्ट में आपके पास आती है फील्ड प्लेसमेंट। सो ये सारे कोर्सेज़ हैं यहाँ पे जो डिस्कस होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो आपको हम जो इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वो है ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1। तो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ OPA 1 में, तो ये सिमिलर OPA 2 में होगी और OPA 3 में भी होगी, पर इसमें थोड़ा थोड़ा लेवल एडवांस हो जाएगा। अब जैसे कि ये अगर आप बात करें नियाग्रा कॉलेज की, तो वहाँ पे जो OPA 1 है उसके अंदर ही 10 से 11 यूनिट हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इसको क्या किया, इसी सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में और यूनिट्स कम कर दिए। ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, सिमिलर इज़ द वे। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि देखो कितना लोड कम कर दिया गया। जो नियाग्रा कॉलेज में स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट के 11 यूनिट एक सेमेस्टर में पढ़ रहा है, वो अब कैनाडोर में क्या कर रहा है, वो 6 यूनिट ही पढ़ रहा है ना, तो उसका लोड कम हो गया। नेचुरली कॉलेज इज़ ईजी फॉर यू।
अब मैं बात करते हैं हम यहाँ पे यूनिट में। तो ये जो सिलेबस है इसका फर्स्ट OPA 1 का, इसमें डिवाइड कर दिया जी इन्होंने 6 यूनिट्स में। तो पहला यूनिट क्या है, एंटरिंग द वर्क फोर्स एंड बिकमिंग अ प्रोफेशनल। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की और वर्क फोर्स डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर वर्क एनवायरनमेंट डिफ़ाइन किया जाता है कि कनाडा के अंदर कैसे वर्क एनवायरनमेंट है, कैसे वो चेंज हो जाते हैं, कभी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं, कभी ऑफलाइन में है, कभी रिमोट लोकेशन पे हैं, कभी डोमेस्टिक लोकेशन पे हैं, तो वो कैसे वर्क करते हैं, उनके कौन से टाइप के बिजनेसेस हैं, वर्क प्लेस का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि हेड है, हेड के बाद सेकंड पावर किसके पास होती है, उनके अकाउंटेंट कौन है, उनके पर्सनल असिस्टेंट कौन है, उनके सबॉर्डिनेट्स कौन है या उनके कोलीग्स कौन है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सिखाया जाता है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क करेगा तो उसके क्या पॉसिबल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। ये कॉमन होते हैं, अगर आप कनाडा के अंदर कहीं भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं, पर हर कॉलेज ने अपने तरीके से उसको अपने सिलेबस के अंदर ऐड किया होता है। और इस यूनिट के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होते हैं, उनको कैसे एनहांस करना है, ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय है उसको कैसे आपने अलाइन करना है, एंड ये सारी चीज़ें। एंड साथ में क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो गए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गए, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए। तो ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल को हेल्प करते हैं और क्या इसका बेनिफिट है, उसको क्यों करने चाहिए, कब डेवलप करने चाहिए, कितने लेवल तक डेवलप करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस पहले यूनिट के अंदर ही एक्सप्लेन होती है। और लास्ट में आ जाता है जैसे कि अपीयरेंस, हाउ बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें कि एक पर्सनल इमेज बनाने के लिए अगर एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपनी क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करना है, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब हम मूव करेंगे यूनिट 2 में। तो यहाँ पे है मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, योर टाइम एंड योर वर्क प्लेस। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं वो है टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजीज़ एंड टूल्स जो कि वर्क प्लेस के लोड को मैनेज करते हैं। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आजकल हम कंप्यूटर बेस्ड टूल यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कुछ टाइम टेबल्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, वर्क फ्लोज हैं। उनके साथ हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ लगाते हैं कि अगर किसी का एक लोड है, लोड शुड बी इवनली डिवाइडेड, देयर शुड बी अवेलेबल स्पेस, कि हर ने किसी ने पर्सन ने ब्रेक लेनी है तो उसको अरेंजमेंट्स होने जाने चाहिए। अगर कुछ वर्कलोड ओवर है तो उसको देयर शुड बी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट अवेलेबल कि वहाँ पे वो कुछ कर सकता है। कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं तो वो उसको कैसे करनी है, कहाँ करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं मीटिंग्स की या सेटिंग की। तो उसके अंदर कैसे गोल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं, कैसे प्रायोरिटीज़ सेट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और हम बात करें तो यहाँ पे टूल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं वर्क प्लेस को कैसे अच्छा बनाने के लिए। ऑफिस एर्गोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है ऐसे यूनिट्स में कि व्हाट इज़ द राइट वे टू सिट डाउन, व्हाट इज़ द राइट वे टू यूज़ द टूल्स, कितनी देर आपने कौन से डिवाइसेस को यूज़ करना है, नहीं करना, कैसे आपकी सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, कैसे आपकी स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना आए और आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहें। ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर कवर होती हैं। और भी इस चीज़ के अंदर, इस यूनिट के अंदर कवर हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेस अगर वर्क प्लेस पे है उसको कैसे मैनेज करना है, एंगर को कैसे मैनेज करना है, पेशेंस को कैसे एग्जिबिट करना है। तो कुछ रेजोल्यूशन होते हैं, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पीयर टू पीयर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पीयर टू सबॉर्डिनेट हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को किस किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। और इसके अलावा अलग और चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम सेविंग करनी है, टाइम को यूटिलाइज़ करना है, टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। तो ये सारी इसके अंदर टेक्निक्स होंगी जो आपको समझाई जाएंगी। इसके अलावा वर्किंग एथिकली, जो कि हमारा थर्ड यूनिट है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करोगे, कैसे ये चीज़ें सब मैटर करती हैं, और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट करते हैं, विजन मिशन में कैसे इंक्रीमेंट होगा, है ना, आपका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑनर। ये सारी चीज़ें, एथिकल बिजनेस है,
बेटर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, एक्रेडिशन मिलेगी, जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो आपको रिकमेंड करेंगे। तो आपके स्टैंडर्ड्स कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव करने में आपका बिज़नेस। एक चीज़ इसमें और कवर की जाती है कि अगर एक एम्प्लॉई एथिकल है तो उसके क्या ट्रेट्स होंगे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या फ़ीचर्स वो एग्जिबिट करेगा। कि वो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे इंडियन सिस्टम में हम बोलते हैं कि इट शुड बी करप्शन फ्री, तो वहाँ पे जनरली कनाडा के अंदर कॉन्स्टेंट होता है इट शुड बी टाइम एफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका टाइम का कुछ काम है तो वो टाइम प्रॉपर टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि अगर एथिकल कोई चेंज लेके आनी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी प्रोसीजर है या प्रोसेस है जिसमें वो फील कर रहे हैं कि यहाँ पे एथिकल बिहेवियर नहीं फॉलो हो रहा, तो अगर उसमें एथिकल बिहेवियर ऐड ऑन करना है तो हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे प्रोसीजर्स की डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 4 डेवलप कस्टमर फोकस स्किल्स। तो कस्टमर को फोकस करना है, कस्टमर की नीड्स को समझना है, स्ट्रेटजीज़ होती हैं कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए, कस्टमर का फीडबैक लेने के लिए, कस्टमर को कैसे अपने बेस्ट सर्विस देनी है, उसको बेस्ट एक्सपीरियंसेस देने हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, डिफ़िकल्ट कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प आउट करना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट 4 में आती हैं। यूनिट 5 में अंदर आपको मिलेगा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कस्टमर से, एम्प्लॉयज़ से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन करोगे, इंफॉर्मेशन एरर फ्री होएगी, कंप्लीट होगी, कंफ्यूजिंग नहीं होएगी, तो काम जल्दी हो जाएगा, उसमें बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसमें रीवर्क कम हो जाएगा। तो क्लासिफिकली कुछ डाइवर्स किया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर्मल कैसे, इनफॉर्मल कैसे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग्स यहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं, लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। इट इज़ नॉट अबाउट दिस जैसे कि आपने आइल्स में सीखा हुआ है लिसनिंग स्किल्स, यहाँ पे कुछ अलग से टेक्निक्स होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है इम्प्रूव्ड लिसनिंग के लिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो डिस्कस किए जाते हैं जहाँ पे हम इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे दोनों ही इक्वली अच्छा रोल प्ले करते हैं, जो कि डिस्कस होने चाहिए, और इस यूनिट में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। 6th यूनिट के अंदर है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास किसी भी तरह की हो सकती है, इट इज़ रिलेटेड टू द क्लाइंट, इट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है अलग अलग मीडियम्स में। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि डिजिटल फॉर्म में हो गई, कुछ एनालॉग में है जैसे कि पेपर बेस्ड हो गई, जो उसको कैसे रिट्रीव करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसके ऊपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी है, किसको वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अलग से चीज़ें आती है जिसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। इन्फॉर्मेशन को कैसे लेबल करना है। अगर आप एक ड्रॉअर के अंदर फाइल्स रख रहे हो तो फाइल्स के अंदर फिर फोल्डर्स हैं, तो फोल्डर्स के अंदर कुछ फाइल्स हैं, और फाइल्स का भी कुछ एक अरेंजमेंट ऑर्डर होता है कि कैसे लगाना है। उनको लेबलिंग करते हैं कि पहले कौन सी फाइल कहाँ पे होनी चाहिए। जैसे हमें पता है एग्जांपल कि डिक्शनरी के अंदर सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, ए से लेके जेड तक। तो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि टी से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड आपको उसको ओपन करना है, तो आपको पता है कि डिक्शनरी आपने कहाँ से ओपन करनी है ताकि आप नियरेस्ट पहुँच जाओ उस पेज के। इसीलिए ये लेबलिंग भी यूज़ होती है। ऑफिस रिकॉर्ड्स में अगर डिजिटल में है तो कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स बनते हैं, डेटा वेयर हाउस है, उसके अंदर टेबल्स होते हैं, और टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, उनको कौन से रो कॉलम में कहाँ पे सेव करना है, कैसे एक्सेस करना है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंडेक्सिंग के अंदर कवर की जाती हैं। लास्ट में हमारे पास एक चीज़ इसमें और डिस्कस होती है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिज़िकल रिकॉर्ड्स है, उनकी सिक्योरिटी, उनको कैसे सेफली सिक्योर किया जाए और कैसे उसको एक्सेस दिया जाए, किस एम्प्लॉय को एक्सेस होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1 के अंदर सिखाया जाएगा इन द फर्स्ट सेमेस्टर। जो सेकंड सेमेस्टर है वो इसमें थोड़े से एडवांस्ड यूनिट आ जाते हैं, उसमें कुछ नए चैप्टर्स भी आएंगे, एंड थर्ड में भी अलग अलग है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और अब बात करते हैं हम मोड ऑफ इवैल्यूएशन में। इसके अंदर क्या है, इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो असाइनमेंट्स हैं वो 40% मार्क्स कैलकुलेट करती हैं। उसके बाद जो टेस्ट हैं वो 50% तक के होते हैं। ग्रुप डिस्कशन एंड क्लास में जो टीचर क्वेश्चनिंग करते हैं उसमें जो बच्चों की पार्टिसिपेशन है उसकी वैल्यूएशन 10% होती है।
सो ऑल टुगेदर इट बिकम्स 100%, जिसमें से बच्चे ने मतलब अराउंड 50% आपको सिक्योर करना है। कहीं से भी आप कर सकते हो, जैसे आपने 30% असाइनमेंट में ले लिए, 10 मार्क्स टेस्ट में ले लिए, 10 ग्रुप डिस्कशन में ले लिए, तो अगर आपके ऐसे भी 50 बन गए तो आप पास हो। या फिर आपने असाइनमेंट में कुछ नहीं किया, ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर लिया और टेस्ट में कर लिया एंड आपके 50% बन गए तो भी आप पास हो। सो दिस इज़ द वे। इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग रिसोर्स। ये आपको एक बुक है जो लगवाई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर्स 4th कैनेडियन एडिशन बाय रैंकिंग, और ये बुक और भी कॉलेजेस में यूज़ होती है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड बुक। इसके अंदर कनाडा के अकॉर्डिंग सारे प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स एंड रिक्वायरमेंट्स एज़ पर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर मेंशन किए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड आफ्टर ऑल ये अगर आप सीखते हो, आपको किसी तरह की अगर कोई हेल्प चाहिए होती है, सो फॉर एग्जांपल जो कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको हेल्प चाहिए कि भाई समझ नहीं आ रहा कैसे करें, कर नहीं पा रहे, तो वो हमें कांटेक्ट करें। हमारे चैनल पे ये व्हाट्सएप नंबर है अवेलेबल। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो भी पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन डालो। कुछ काम के रिलेटेड पूछ रहे हो, किसी असाइनमेंट के रिलेटेड पूछ रहे हो, किसी टेस्ट के रिलेटेड आपने कुछ पूछना है, आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हो एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। That's all for today. Thank you students and have a nice day.